हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्रैक्ट ऑनलाइन क्लासेस हनुमानगढ़ के यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने अपने इस चैनल के ऊपर चैप्टर नंबर 1 सेट कंप्लीट कर लिया है और आज से हम अपने दूसरे चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम है समन्वय फलन। देखिए, ये जो चैप्टर है समन्वय फलन, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है आगे आने वाले बाकी सभी चैप्टर्स के अकॉर्डिंग, कि यह चैप्टर बाकी सभी चैप्टर्स की नींव है। कि जैसा कि मैंने आपको सिलेबस के इंट्रोडक्शन के अंदर भी बता दिया था कि इस चैप्टर के अंदर हम सीखेंगे लिखने का तरीका। यहाँ पर हम लिखने के तरीके पर बहुत ही ज़्यादा काम करने वाले हैं। और दूसरा, यहाँ एक चीज़ और मैंने आपको बोला था कि क्रॉस क्वेश्चन, कि हम क्रॉस क्वेश्चन भी यहाँ पर करेंगे, कि जिस तरीके के अपने को यहाँ पर क्वेश्चन मिलेंगे उन क्वेश्चंस के आधार पर हमें कुछ ऐसी बातें, मतलब हमें नेगेटिव पॉइंट की बात करनी पड़ेगी, साथ में क्रॉस क्वेश्चन की बात करनी पड़ेगी। और इसके अलावा लिखने का तरीका तो मैंने आपको पहले बता ही दिया कि लिखने के तरीके के ऊपर भी अपने को यहाँ पर बहुत काम करना है। मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ, किस तरीके से लिख रहा हूँ, उसको समझना है और उसी तरीके से आपको भी जो मेथड मैं यहाँ यूज़ करूँगा वो वहाँ आपको भी अप्लाई करके देखने हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने इस पहले टॉपिक की, समन्वय फलन। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस चैप्टर की शुरुआत हम करेंगे सबसे पहले तो एक संख्या रेखा के साथ। कि हम जानते हैं कि माइनस अनंत से लेकर, ठीक है, इस तरफ माइनस अनंत हमने पॉइंट ले लिया और इस तरफ प्लस अनंत, कि माइनस अनंत से प्लस अनंत के बीच अगर अपने बिंदुओं की बात करें, जिसको अपने वास्तविक संख्याओं के रूप में भी बोलते हैं, कि ये सारी की सारी संख्याएं कौन सी है, वास्तविक संख्याएं। ठीक है, इस तरफ ये माइनस अनंत और उधर प्लस अनंत इस तरीके से चलती जाएंगी। और बीच में भी और भी संख्याएं हैं, पॉइंट वाली संख्याएं, बटे वाली, वो सारी की सारी संख्याएं, कि ये एक संख्या रेखा है जो कि वास्तविक संख्याओं को प्रदर्शित करती है। अगर अपने क्या करें, यहाँ पर एक लाइन और लगा दें बीच में, इसी संख्या रेखा के अकॉर्डिंग एक लाइन अगर हम और बना दें, और ये चीज़ आप 10th क्लास के अंदर पढ़कर भी आए हो, मतलब ये सब बातें आपने पढ़ी हुई हैं कि ये हमने एक तल बनाया है और इस तल को, ये जो तल है, इस तल को बोलते हैं कार्तीय तल। इस तल के बारे में आपने पढ़ा हुआ है, निर्देशांक ज्यामिति का आपने एक चैप्टर किया था 10th क्लास में, तो उसी से स्टार्टिंग करेंगे हम इस चैप्टर की भी। उसका लिंक यहाँ किस प्रकार से है, तो वो सब बातें यहाँ पर मैं क्लियर करने वाला हूँ। देखिए, ये हमने कार्तीय तल बना दिया जिसमें आप जानते हैं कि ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, की एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष हमने दो बना दिए। ठीक है, कि इस तरफ हम बोलते हैं कि जैसे एक्स और इधर एक्स डैश, ऊपर की तरफ y तो नीचे की तरफ y डैश, ये सब बातें अपने अच्छे से जानते हैं। देखिए, निर्देशांक ज्यामिति के अंदर हमने किया क्या था, हमने निर्देशांक ज्यामिति के अंदर बिंदुओं की स्थिति पर बात की थी। ठीक है, कि हमने क्या किया, यहाँ निर्देशांक ज्यामिति में हमने अलग अलग बिंदु बनाए और उन बिंदुओं की स्थिति, ठीक है, उनकी स्थिति के ऊपर काम किया हमने, बिंदुओं की स्थिति पर काम। कि मान लो कि हमने कोई एक बिंदु बना दिया यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है, और इस बिंदु के लिए अपने बोल सकते हैं कि x और y के जो मान है वो 2,2 है। ये सब बातें आप जानते हो अच्छे से। ठीक है, यहाँ पर मैं जो चीज़ कनेक्ट करने वाला हूँ इस टॉपिक के साथ, उस बिंदु का जो नाम है वो है क्रमित युग्म। कि यहाँ पर अभी मैं आपको समझाना चाहता हूँ क्रमित युग्म के बारे में, कि जिस बिंदु की स्थिति को अपने पढ़कर आए हैं 10th क्लास तक, कि मान लो कि यहाँ पर बिंदु अपने लिख लो 2,2, कि एक्स अक्ष के लिए भी और वाई अक्ष के लिए, दोनों के लिए मान 2,2, जैसे हमने 2 और 2 ले लिया। या कोई और बिंदु ले लीजिए, जैसे मान लो हमने यहाँ पर कोई एक बिंदु लिया इस तरीके से, जिसमें एक्स का तो मान 2 है और वाई का जो मान है वो 4 है। ठीक है, ये सब चीज़ अपने पढ़कर आए हुए हैं। या मान लीजिए एक बिंदु मैंने यहाँ ले लिया 4 और इधर से यहाँ इधर 4,2, कि बिंदुओं की स्थिति के बारे में हमने अच्छे से पढ़ा हुआ है। तो ये अपने x और y जब अपने निर्देशांक लिख देते हैं, एक x का निर्देशांक लिख दिया, एक y का निर्देशांक लिख दिया, ये जो निर्देशांक जिसको हमने छोटे ब्रैकेट के अंदर बंद कर दिया, ठीक है, इसी को अपने क्या बोलते हैं, क्रमित युग्म बोलते हैं। ठीक है, सबसे पहला जो बिंदु अपने को समझना है कि क्रमित युग्म क्या चीज़ है। तो क्रमित युग्म का मतलब ये होता है कि 2 घटक होंगे। ठीक है, क्रमित युग्म के अंदर 2 घटक होंगे और वो घटक जो है वो कोमा लगा के लिखे जाएंगे, मतलब अवयव यहाँ 2 संख्याएं, कि 2 संख्याएं और जिनके बीच में कोमा लगा होगा और छोटे ब्रैकेट के अंदर बंद होगा। हालांकि छोटा ब्रैकेट आपने अंतराल के लिए भी यूज़ किया हुआ है, विवर्त अंतराल, लेकिन यहाँ पर ये अंतराल के लिए नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ बिंदुओं की स्थिति को बताने के लिए है कि क्रमित युग्म जो है, क्रमित युग्म जो होगा
वो ब्रैकेट द्वारा व्यक्त किया जाएगा और इसमें कोमा लगाकर दो घटक आ जाएंगे। ठीक है, जैसे मान लो मैंने एक मान ले लिया ए छोटा और एक ले लिया बी। ठीक है, ये क्रमित युग्म के दो घटक हैं कि क्रमित युग्म का प्रथम घटक, क्रमित युग्म का प्रथम घटक, तो क्रमित युग्म का प्रथम घटक तो है ए और क्रमित युग्म का द्वितीय घटक, तो इसका जो द्वितीय घटक है वो कौन सा है, बी। ठीक है कि अभी अपने को सिर्फ क्रमित युग्म को समझना है। क्रमित युग्म का मतलब क्या हुआ कि ब्रैकेट के अंदर दो घटक लिखने हैं कोमा लगा के कि ये क्रमित युग्म है। अब अपने को ये देखना है कि इस क्रमित युग्म की कौन कौन सी बातें जो है वो खास हैं, कि कौन कौन सी बातें यहाँ पर खास है, कौन कौन सी बातें इंपॉर्टेंट हैं क्रमित युग्म के लिए। देखिए आपको यहाँ पर अगर मैं बात करूँ इन दो बिंदुओं की, जैसे मान लो मैंने इस बिंदु को नाम दे दिया ए और इस बिंदु को मैंने नाम दे दिया बी। ठीक है, ए और बी बिंदु की अगर अपने बात करें, अपने को साफ तौर पर यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ए और बी की स्थिति अलग अलग है। ठीक है, अगर अपने ग्राफ के अंदर बात करें कि ए तथा बी की स्थिति, ए तथा बी की स्थिति अलग अलग है, मैं ये कह सकता हूँ कि ए बी के बराबर नहीं है। ठीक है, ए बिंदु जो है वो बराबर नहीं है किसके, बी के। ए बराबर नहीं है बी के। ठीक है, ए बिंदु जो है वो बी बिंदु के बराबर नहीं है कि ये बिंदु तो है 2,4 और ये बिंदु है 4,2। हालांकि अवयवों का क्रम बदल रखा है लेकिन बिंदु बराबर नहीं है। तो ये क्रमित युग्म की पहली जो खास बात है वो यही है कि अगर अपने क्रम बदलते हैं, क्योंकि इसका जो नाम है क्रमित युग्म का जो नाम, क्रमित युग्म, युग्म से तो अपने को समझ में आता है कि युग्म का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि दो संख्याओं की बात की जा रही है। ठीक है, जोड़े के रूप में, कि जोड़े के रूप में दो संख्याएं ले लेंगे, वो तो युग्म के अंदर आ गया। क्रमित शब्द का मतलब ये हुआ कि जिसमें क्रम महत्वपूर्ण होगा, कि एक ऐसा युग्म जिसमें क्रम महत्वपूर्ण होता है, एक ऐसा युग्म जिसमें क्रम महत्वपूर्ण होता है उसको अपने क्या बोलेंगे, क्रमित युग्म बोलेंगे। जिसमें दो घटक आ जाएंगे, वो आपको मैंने बता ही दिया। पहला घटक जैसे हमने ए मान लिया और दूसरा घटक बी मान लिया। तो क्रम के महत्वपूर्ण होने का मतलब ये है कि जो जहाँ लिखा गया वो वहीं रहेगा, चेंज करोगे तो पूरा का पूरा मान बदल जाएगा। कि मैं कह सकता हूँ कि 2,4 बराबर नहीं है 4,2 के। एक तो ये चीज़ समझनी अपने को कि क्रमित युग्म का मतलब तो हमने समझ लिया। ठीक है, इसको अपने परिभाषा के रूप में भी ये लिख ही सकते हैं जो मैंने यहाँ पर लिखा है, ये इसकी इंपॉर्टेंट बात होगी, नोट लगा के अपने लिख सकते हैं कि क्रमित युग्म में क्रम महत्वपूर्ण होता है। तो क्रमित युग्म के घटकों को आपस में बदल नहीं सकते, क्रमित युग्म के घटकों को आपस में बदल नहीं सकते। हाँ, दोनों आपस में अगर बराबर हैं, जैसे ये वाला पॉइंट है जैसे C 2,2, अब इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है कि इनको आपस में चेंज करो चाहे ना करो, कोई फर्क तो पड़ने वाला नहीं, कि पता ही नहीं लगेगा कि चेंज किया है कि नहीं चेंज किया। तो ये अलग कंडीशन है जिसमें ये दोनों मान बराबर नहीं होते। अपने ऊपर वाली कंडीशन की बात कर रहे हैं कि अगर अपने को ये दोनों संख्याएं अलग अलग दे रखी हैं तो हम इनको आपस में चेंज नहीं कर सकते। कि मैं ये बोलूँगा कि A, B जो है वो बराबर नहीं होगा B, A के। और ये कब बराबर नहीं होगा, अगर A और B अलग अलग हैं। ठीक है, A और B अलग अलग, यदि A बराबर नहीं है B के तो A, B और B, A बराबर नहीं हो सकता। तो पहली कंडीशन यहाँ पर अपने को यही सीखने को मिली कि अगर A क्रमित युग्म के अंदर अगर A B के बराबर नहीं है तो इस तरीके से जो जोड़ा बनेगा, ठीक है, ये जो युग्म बन गया, ये युग्म इस युग्म के बराबर नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये चीज़। अब बात यह है कि ये दोनों बराबर कब होंगे। हालांकि बराबर का मैंने बता ही दिया कि बराबर कब होंगे, तो उसके लिए भी अपने लिख सकते हैं यहाँ पर कि मान लो कि मैंने कोई बिंदु ले लिया x1, y1। ठीक है, यहीं पर अपनों ने कोई बिंदु ले लिया x1, y1 और दूसरा बिंदु ले लिया x2, y2। अगर ये दोनों बराबर हैं, अगर ये दोनों बराबर है तो एक ही कंडीशन के अंदर बराबर हो सकते हैं कि x1 तो बराबर हो जाए x2 के और y1 बराबर हो जाए किसके, y2 के। तो अभी ये सिर्फ बेसिक बातें हैं जो मैं आपको समझा रहा हूँ कि हमने ये सब चीज़ें तो
10th क्लास के अंदर ही पढ़ी हुई हैं। 10th क्लास तक हम ये सब बातें अच्छे से पढ़ गए हैं। अभी मैंने आपको 11th का कुछ भी नहीं बताया। हाँ, सिर्फ ये एक शब्द जो है जरूर क्रमित युग्म, हालांकि ये क्रमित युग्म भी आपका पहले से पढ़ा हुआ है, बस वहाँ पर स्पेशल लिख कर नहीं आया था कि ये क्रमित युग्म है, कि हमने सिर्फ इसको बिंदुओं के रूप में पढ़ा है, हमने इसको क्रमित युग्म के नाम से नहीं पढ़ा हुआ। तो अपने को अभी संबंध और फलन को स्टार्ट करने से पहले क्रमित युग्म के ऊपर बात करनी पड़ेगी। तो अभी देखिए इसको आगे किस तरीके से लिखना है। कि हमें सबसे पहले इसके अंदर पढ़ना है क्रमित युग्म। तो क्रमित युग्म का मतलब ये हुआ कि दो घटकों से मिलकर बना युग्म, दो घटकों से मिलकर बना एक युग्म जिसे छोटे ब्रैकेट की सहायता से लिखा जाता है, उसे क्रमित युग्म कहते हैं। ठीक है, क्रमित युग्म में क्रम महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, ये सब चीजें अपने को परिभाषा के रूप में अगर आप चाहो तो इसको नोट कर सकते हैं कि दो घटकों से मिलकर बना एक युग्म जिसे छोटे ब्रैकेट की सहायता से लिखा जाता है, उसे क्रमित युग्म कहते हैं। क्रमित युग्म में क्रम महत्वपूर्ण होता है। तो उदाहरण इसका ले लेते हैं कोई अपने क्रमित युग्म का। जैसे मान लो मैंने कोई एग्जाम्पल ले लिया, जैसे 2,3 कि ये क्रमित युग्म है। ठीक है, 2,3 क्रमित युग्म है कि ये दो घटक आ गए, कि ये जो 2 है ये प्रथम घटक और ये जो 3 है इसको बोलेंगे द्वितीय घटक, और इसको छोटे ब्रैकेट के अंदर हमने और कोमा लगा के लिखना है, छोटे ब्रैकेट के अंदर लिखना है और कोमा लगा के लिखना है, तो ये बन जाएगा क्रमित युग्म। और उसके बाद में अगर वैसा कोई एग्जांपल जैसे मान लो ए और बी के रूप में लेना हो तो इस तरीके से ए कोमा बी, ऐसे भी इसको लिख सकते हैं ए कोमा बी, तो ये भी एक क्रमित युग्म है। हाँ, दोनों मान आपस में बराबर भी हो सकते हैं, जैसे मान लो 2,2 या 3,3 या 4,4, तो ये सब क्रमित युग्म है। ये सब क्या है? क्रमित युग्म है। और क्रमित युग्म में क्रम क्या होता है? महत्वपूर्ण होता है। क्रमित युग्म के अंदर क्रम के महत्वपूर्ण होने का मतलब ये है कि हम इनके अवयव जो हैं, अगर ये अवयव अलग अलग हैं तो इनको आपस में चेंज नहीं कर सकते। कि ए कोमा बी में जैसे मैंने आपको बोल ही दिया था, वो आप चाहे तो इसको नोट लगा के लिख सकते हैं, नोट लगा के, कि यदि ए बी के बराबर नहीं है, यदि ए बी के बराबर नहीं है तो ए कोमा बी जो है वो बराबर नहीं होगा बी कोमा ए के। कि अगर ये दोनों मान अलग अलग हैं, जैसा कि यहाँ पे मैं इसको यहाँ अपने कह सकते हैं, जैसे 2 बराबर नहीं है 3 के, अपने को पता है कि 2 जो है वो 3 के बराबर नहीं है, तो मैं कह सकता हूँ कि 2,3 बराबर नहीं होगा 3,2 के। ठीक है, इस चीज़ को आपने समझना है कि क्रमित युग्म दो अवयवों का युग्म होगा, छोटे ब्रैकेट के अंदर लिखा जाएगा, और उनमें क्या होगा, प्रथम घटक और द्वितीय घटक को आपस में हम चेंज नहीं कर सकते। हाँ, कब चेंज कर सकते हैं? जब ये दोनों आपस में क्या हो, बराबर हों। कि अगर ए और बी दोनों बराबर हैं तब हो जाएगा। कि अपने यहाँ पर अगर दूसरी कंडीशन कि ये तो अपना हो गया पहला नोट, ठीक है, दूसरे में अपने कह सकते हैं कि अगर ए बी के बराबर है तो मैं कह सकता हूँ कि ए कोमा बी बराबर होगा बी कोमा ए के। अब कोई प्रॉब्लम नहीं है कि अगर ए बी के बराबर है तो हो सकता है कि ए और बी, ए कोमा बी, बी कोमा ए के बराबर हो सकता है, क्या होगा, ठीक है, हो जाएगा। कि अगर दोनों संख्या बराबर ही ले लिया आपने, ठीक है, कि यहाँ भी 2 लिख दिया और यहाँ भी 2 लिख दिया, कि मान लो ए का मान भी 2 है और बी का मान भी 2 है, तो 2,2, 2,2 ये तो बराबर ही रहने वाला है। अब इसमें एक चीज़ और अपने नोट करके लिख लेते हैं, नंबर 3 के अंदर अपने लिख लेंगे तीसरा नोट जो इसका, हालांकि वो मैंने आपको पहले बता ही दिया था, लेकिन अभी नोट्स के रूप में हमने इसको लिख सकते हैं। देखो कैसे, कि उन्होंने लिखा था कि जैसे मान लो x1, y1,
ठीक है, ये भी क्रमित युग्म ही है। ठीक है, दो घटक आ गए, कोमा लगा दिया, ब्रैकेट लगा के लिख दिया। और अगर ये बराबर है x2, y2 के, तो अपने कह सकते हैं ऐसा कब होगा, जब x1 बराबर हो x2 के और y1 बराबर हो किसके, y2 के। कि दो क्रमित युग्म बराबर कब होंगे, जब पहला घटक दूसरे वाला जो क्रमित युग्म उसके पहले घटक के बराबर हो जाए। कि इधर से जो पहला घटक है x1 है और उधर से जो पहला घटक है x2 है, तो x1 बराबर हो जाए किसके, x2 के। और इसी प्रकार से जो दूसरा घटक है वो दूसरे घटक के क्या हो जाए, बराबर हो जाए। दूसरा घटक बराबर हो जाए किसके, दूसरे घटक के। तो अभी मैं आपको एक्सरसाइज के एक दो क्वेश्चन सिंपल से जो कि क्रमित युग्म के ऊपर है। देखिए अभी तक हमने समन्वय फलन को स्टार्ट नहीं किया और न ही अभी तक हमने कुछ अलग से, मतलब जो अपने कह सकते हैं कि अपने को 11th से संबंधित, हालांकि ये सारा भी आएगा, लेकिन अभी क्या है कि एक तरीके से पूर्व ज्ञान चल रहा है अपना, कि अभी तक हमने जो पहले से जो पढ़ा हुआ है हम उसी के आधार पर क्वेश्चन हल करेंगे। जैसा कि एक्सरसाइज की अगर अपने बात करें कि एक्सरसाइज के अंदर आपकी 2.1 में देखो पहला उदाहरण, अपने पहले उदाहरण की बात कर लेते हैं। इसने बोला है फर्स्ट एग्जाम्पल के अंदर, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, ये आपका है पेज नंबर 37 पर, पेज नंबर 37 पर उदाहरण नंबर 1। इसने बोला कि यदि x + 1, y - 2, देखिए ये क्रमित युग्म दे दिया इसने, कोमा लगा हुआ है, दो घटक आगे, ब्रैकेट लगा दिया, तो ये बराबर है 3,1 के, बराबर दे रखा है 3,1। तो इसने बोला कि x और y के मान ज्ञात करो, x और y के मान ज्ञात करो। तो अभी हमने जो नियम लिखा था कि x1, y1 और x2, y2 अगर बराबर हैं तो x1 बराबर होना चाहिए x2 के और y1 बराबर होना चाहिए किसके, y2 के। मतलब अगर ये दो क्रमित युग्म बराबर करने हैं तो कब बराबर होंगे, जब ये जो x + 1 है, x + 1, ठीक है, ये बराबर हो जाए किसके, 3 के। तो यहाँ से x का मान तो आ जाएगा 3 - 1, मतलब कितना, 2। और इसी तरीके से y - 2, ये बराबर हो किसके, 1 के। तो y का मान आ जाएगा 2 + 1, मतलब y का मान कितना आ जाएगा, 3। तो इस तरीके से क्रमित युग्म के ऊपर एक छोटा सा क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेते हैं। तो अगर अपने 2.1 की बात करें, 2.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन, उस क्वेश्चन को भी हम इसी क्रमित युग्म वाले तरीके से ही हल करेंगे। देखिए 2.1 बिल्कुल आसान सी एक्सरसाइज है, किसी भी क्वेश्चन के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर है 1, पहला क्वेश्चन इसका। इसमें भी आपको यही दिया हुआ है कि यदि x/3 + 1 फिर कोमा y - 2/3, देखिए कोमा लगा हुआ है, दो घटक दे दिए और ब्रैकेट लगा दिया, ये बराबर है 5/3 1/3 के। तो आप भी इसको सोल्व करके देख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी इसको हल करने में। कि आपको क्या करना है, पहला अवयव पहले के बराबर करना है और दूसरा अवयव दूसरे के बराबर करना है। आप करके देख लीजिए इस चीज़ को कि देखिए अगर अपने x/3 + 1 इसको बराबर करें 5/3 के, तो क्या होगा, x/3 बराबर 5/3 - 1, तो x/3 ये लघुत्तम ले लेंगे तो 2/3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो x का मान कितना आ जाएगा, 2। सही है x का मान, तो x का मान 2 निकाल लिया। अब इसी तरीके से अपने y का मान निकाल लेंगे कि y - 2/3 बराबर लिखा 1/3 के, तो y बराबर 2/3 + 1/3, तो y बराबर 3/3, तो y का मान कितना आया, 1। तो इस तरीके से आपको क्रमित युग्म के जो छोटे छोटे क्वेश्चन है वो हल करके देखने हैं। कि ये तो क्रमित युग्म की बात हो गई, ठीक है। अब अपने को जो मेन अपना जो टॉपिक है, जो हमारा जो सेकंड चैप्टर है उसका जो मेन टॉपिक है, ठीक है, अब अपने उस टॉपिक की बात करेंगे। देखिए अपना वैसे तो एक्सरसाइज जो है वो समन्वय फलन है। तो समन्वय फलन के बारे में आपको बता दूं कि वास्तव में जो ये समन्वय और फलन है, ठीक है, समन्वय और ये जो फलन है ये समुच्चय का एक विशेष प्रकार है। अगर अपने बात करें समन्वय फलन की, कि समन्वय फलन जो है ये एक्चुअल में है क्या, ठीक है, अगर अपने इसकी बात करें तो ये समुच्चय का एक विशेष प्रकार है, समुच्चयों का विशेष प्रकार। ठीक है, और इसी विशेष प्रकार के अंतर्गत हम हमारा पहला टॉपिक जो है उसकी शुरुआत कर रहे हैं। उस पहले टॉपिक का नाम है समुच्चयों का कार्तीय गुणा। ठीक है, आज का हमारा इसके अंतर्गत जो
अपने चैप्टर से संबंधित रहेगा वो है समुच्चयों का कार्तीय गुणा। समुच्चयों का कार्तीय गुणा। देखिए समुच्चयों का कार्तीय गुणा का मतलब क्या है, ठीक है, यहीं से हमारी नींव पड़ेगी इसकी समन्वय फलन की, कार्तीय गुणा से। क्रमित युग्म हमने समझ लिया, ठीक है, क्रमित युग्म में तो कोई भी दिक्कत नहीं है, हमें पता लग गया कि क्रमित युग्म किस तरीके से लिखे जाते हैं, उनका किस तरीके का व्यवहार रहता है, ठीक है। तुलना भी हमने देख ली, दो क्रमित युग्मों की आपस में हमने तुलना करके भी देख ली। अब अपने को सीखना है कि समुच्चयों का कार्तीय गुणा, इसका क्या मीनिंग है, ठीक है। तो इसके मीनिंग को अपने को समझना है समुच्चयों के कार्तीय गुणा के। तो देखिए सबसे पहले तो मैं इसकी परिभाषा लिख दूं, उसके बाद में मैं इसको एग्जाम्पल से समझा दूंगा कि ये है क्या। तो यहाँ लिखेंगे कि माना ए और बी, ठीक है, हमने मान लिया ए और बी कोई दो अरिक्त समुच्चय हैं। तो ए तथा बी का कार्तीय गुणा, ठीक है, ए तथा बी का कार्तीय गुणा, मुझे ए और बी का गुणा करना है, कार्तीय गुणा करना है। माना ए और बी कोई दो अरिक्त समुच्चय हैं। देखिए अरिक्त का मतलब ये हुआ कि ए और बी में कोई ना कोई अवयव होंगे, ठीक है। अगर कोई अवयव ना हुए उसकी भी एक कंडीशन है, बट पहले अपने इसकी जो परिभाषा लिखनी है वो अरिक्त समुच्चय के आधार पे लिखनी है कि माना ए और बी कोई दो अरिक्त समुच्चय हैं, तो ए तथा बी का कार्तीय गुणा ए क्रॉस बी, ठीक है। ये कार्तीय गुणा को लिखने का तरीका हो गया कि ए और बी का कार्तीय गुणा ए क्रॉस बी उन अवयवों का समुच्चय होता है देखिए मैं क्या लिख रहा हूं कि ए और बी कोई दो अरिक्त समुच्चय हैं, तो ए तथा बी का कार्तीय गुणा ए क्रॉस बी। अब मैं ए क्रॉस बी की बात कर रहा हूं कि ए क्रॉस बी उन अवयवों का समुच्चय होता है, ठीक है। अब किन अवयवों का समुच्चय होता है, अब मुझे इसकी बात करनी है। मैंने लिख तो दिया कि उन अवयवों का समुच्चय होता है, अब कौन से अवयवों का समुच्चय होता है, ठीक है। अब अपने को उसकी बात करनी है कि ए क्रॉस बी उन अवयवों का समुच्चय होता है जो ए तथा बी के अवयवों के द्वारा क्रमित युग्म के रूप में लिखे जाते हैं। समझे इसको बड़े आराम से। देखिए हमने लिखा समुच्चयों का कार्तीय गुणा, ठीक है, कार्तीय गुणा ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी कार्तीय गुणा। क्या लिखा हमने कि माना ए और बी कोई दो अरिक्त समुच्चय हैं, तो ए और बी का जो कार्तीय गुणा ए क्रॉस बी है, ए क्रॉस बी उन अवयवों का समुच्चय होगा। मतलब ए क्रॉस बी में अब कुछ अवयव आएंगे, ठीक है, कि मान लो मैंने यहाँ पे लिखा ए क्रॉस बी, अब इसमें कुछ अवयव आएंगे यहाँ पर, ठीक है। अब वो अवयव होंगे कौन से, ठीक है, वो कौन से अवयव होंगे, तो मैंने लिखा कि उन अवयवों का समुच्चय है, ठीक है। यहाँ पर कौन से आएंगे, यहाँ पर वो अवयव आएंगे जो ए तथा बी के अवयवों के द्वारा क्रमित युग्म में लिखे जाते हैं, ठीक है। ए तथा बी के अवयवों के द्वारा क्रमित युग्म में लिखे जाते हैं। अब मुझे क्या करना है, मुझे ए और बी के अवयव चाहिए। सबसे पहले तो मुझे ये देखना है कि ए में कौन कौन से अवयव हैं, फिर मैं देखूंगा कि बी में कौन कौन से अवयव हैं, तो फिर मैं क्या करूँगा, ए और बी के जो अवयव होंगे उनका मैं क्रमित युग्म बनाऊंगा, उनका अपने क्या बनाएंगे, क्रमित युग्म। अब इसको अपने समझते हैं एग्जाम्पल से कि मान लो कि ए में 1,2 ये दो अवयव हैं, ठीक है, और बी में मान लो ए, बी में भी दो अवयव हैं, बी में भी दो अवयव। अब क्या करना है, ए तथा बी के अवयवों के द्वारा क्रमित युग्म बनाना है। ए में अवयव 1,2, बी में अवयव 1,b। क्या करना है, इधर से दो अवयव हैं, उधर से भी दो अवयव हैं, तो दोनों की सहायता से जो जो क्रमित युग्म बन सकते हैं वो आपको बनाने हैं, ठीक है। कि जैसे मान लो मैंने इधर से 1 लिया, कोमा ए,
इस तरीके से ये क्रमित युग्म बन गया एक। ठीक है कि इधर से एक अवयव उठाया, एक अवयव उधर से उठा लिया, बना दिया क्या, क्रमित युग्म बना दिया। और कौन कौन से बन सकते हैं वो देख लो, 1 कोमा बी बन सकता है, इधर से फिर से मैंने 1 ले लिया, उधर से इस बार क्या लिया, बी। ठीक है, इसी प्रकार से 2 कोमा ए, 2 कोमा बी। तो इस तरीके से अपने को ये क्रमित युग्म बनाने। अब यहाँ पर कुछ बातें और आपके दिमाग में भी हो सकते हैं कि अपनों ने क्या किया कि पहले 1 और 2 को ही लिखा, मैंने ए और बी को नहीं लिखा। मतलब मैंने यहाँ पर ए कोमा 1 वगैरह ये नहीं लिखा मैंने। ठीक है, ए कोमा 1 नहीं लिखा। अब सुनिए इस चीज़ को ध्यान से, अगर यहाँ पर ए क्रॉस बी लिखा हुआ है, मतलब ए अगर पहले लिखा हुआ है और बी अगर बाद में लिखा हुआ है, तो आपको पहले ए से स्टार्टिंग करनी है कि पहले आप ए वाले अवयवों को लिखोगे, और बी बाद में लिखा हुआ है तो बाद में बी वाले अवयवों को लिखना है। तो इस तरीके से आपको ये क्रमित युग्म मिल गए कि 2 अवयव यहाँ पर थे, 2 अवयव यहाँ पर थे, टोटल ये 4 क्रमित युग्म आ गए। तो इनको क्या करेंगे, इस समुच्चय में लिख देंगे। मतलब अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 1 कोमा ए, 1 कोमा बी, 2 कोमा ए और 2 कोमा बी। तो ये अपना बन जाएगा ए और बी का कार्तीय गुणा बन जाएगा। 1-2 एग्जाम्पल और समझते हैं इसको समझने के लिए, ताकि अपने को ये चीज़ अच्छे से समझ में आ सके। अपने इस बार समुच्चय को चेंज कर लेते हैं और उसके अंदर अवयव जो है वो कुछ और लिखेंगे इस बार अपने, कि मान लो मेरे पास कोई समुच्चय है x और इसमें अवयव है a कोमा b कोमा c, और दूसरा है y, इसमें है मान लो 4 कोमा 5। ठीक है, क्या करना है, x का गुणा करना है y के साथ, मतलब कार्तीय गुणा। ठीक है, वैसा ये गुणा नहीं है, अपने कहीं सोचेंगे संख्याओं का गुणा कर रहे हैं अपने, तो अपने संख्याओं का गुणा नहीं कर रहे, हम सिर्फ उसको एक नए रूप में लिखना चाहते हैं। ठीक है, कि हमने क्रमित युग्म के समुच्चय बनाने हैं, कि हमें करना क्या है, क्रमित युग्मों का समुच्चय बनाना है। ठीक है, सिर्फ एक ही चीज़ ध्यान रखना, क्रमित युग्मों का समुच्चय बनाना है। ठीक है, विशेष प्रकार के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं कार्तीय गुणा, और कार्तीय गुणा कैसे निकलेगा, क्रमित युग्मों के समुच्चय से। तो देखिए कैसे होगा ये। अब इस बार मैंने x को पहले लिखा है, तो स्टार्टिंग x से करनी है, तो a b c ये पहले लिखे जाएंगे, 4 कोमा 5 बाद में लिखे जाएंगे। मतलब a कोमा 4, a कोमा 5। अब b पे आ जाओ, b कोमा 4, b कोमा 5, c कोमा 4, c कोमा 5, इस तरीके से। और अगर अपने को बोल दे कि y गुणा x, कि y और x का कार्तीय गुणा, तो इस पर क्या करेंगे, y से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, स्टार्ट कहाँ से करेंगे, y से, क्योंकि इस बार पहले y आ गया। तो 4 कोमा a, 4 कोमा b, 4 कोमा c, फिर 5 से 5 कोमा a, 5 कोमा b, 5 कोमा c। तो इस तरीके से हमें दो समुच्चयों को लेकर उनके कार्तीय गुणा करने हैं। ठीक है, 2 समुच्चय लेकर उनके कार्तीय गुणा करने हैं। अब यहाँ पर एक नोट लगा लीजिए आप, नोट, इसमें लिख लीजिए कि यदि a या b, ठीक है, दोनों में से कोई एक अगर खाली है, a और b में से कोई अगर एक खाली हो गया, तो आप चाहे तो a क्रॉस b निकाल लेना, चाहे b क्रॉस a निकाल लेना। ठीक है, ये दोनों भी खाली आएंगे, ये दोनों भी क्या आएंगे, खाली आएंगे। ठीक है, इस चीज़ को आप नोट कर लेना। अब अपने इसके बाद में कुछ और इसके नियमों की बात कर लेते हैं। ठीक है, देखिए देखिए हमने एक एग्जांपल लिया था, उसी तरीके का एग्जांपल हो लेते हैं वापस। जैसे मान लो a बराबर तो हो गया 1,2, b बराबर हुआ a, b, और अभी इन्होंने ज्ञात किया था a क्रॉस b, कि पहले a वाले वेव लिखने हैं फिर बाद में b वाले वेव लिखने हैं। तो उन्होंने क्या लिखा, जैसे 1, a, 1, b, 2, a, 2, b। ठीक है, ये आ जाएगा। और इसी में अगर अपने को b क्रॉस a निकालना होता तो अपने क्या करते हैं, पहले b लिख देते और बाद में क्या लिख देते हैं, a लिख देते हैं।
मतलब यहाँ से स्टार्ट कर देते कि a,1, ठीक है, a,2, फिर b,1 और b,2। अब आप देखिए इन दोनों को, a क्रॉस b और b क्रॉस a, इन दोनों को ध्यान से देखो, क्या ये दोनों बराबर है? अगर कोई अपने से पूछे कि a क्रॉस b क्या बराबर है क्या b क्रॉस a के, तो अपने को साफ पता लग रहा है कि ये दोनों बराबर नहीं है। दोनों में अवयवों की संख्या तो बराबर है, यहाँ पर 1, 2, 3, 4 अवयव हैं, यहाँ पर भी 1, 2, 3, 4 कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो इक्वल हैं, लेकिन एलिमेंट इक्वल नहीं है। कि अपने को पता है कि 1, a और a,1 बराबर नहीं हो सकता, 1, b, यहाँ से इसके ये आपस में बराबर नहीं हो सकता, ये वाला मान इस मान के बराबर नहीं होगा, या ये वाला मान इस मान के बराबर नहीं हो सकता, कि कोई भी मान किसी भी मान के बराबर नहीं है। तो ये चीज़ भी आपको नोट करनी है, a क्रॉस b क्रॉस a के बराबर नहीं होगा। अब एक चीज़ का मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कि a क्रॉस b क्रॉस a के चलो बराबर नहीं है। मान लो आपको a और b के मान नहीं पता, ठीक है, कि हमें a और b के मान नहीं पता, तो क्या मैं डायरेक्ट कह सकता हूँ क्या a क्रॉस b और b क्रॉस a बराबर नहीं है? इस चीज़ को भी सोचिए भैया आप। मान लो आपको a और b के मान नहीं पता, ठीक है, और हमको ये लिखा हुआ मिल गया कि a क्रॉस b क्रॉस a के बराबर नहीं है, तो ध्यान देना ये पूरी तरह से सत्य नहीं है, क्योंकि अभी हमें पता नहीं है कि a और b का मान क्या है। हो सकता है कि a और b बराबर हो, a और b खुद तो आपस में बराबर हो ही सकते हैं। कैसे? कि मान लो a बराबर तो है 1,2 और b बराबर भी मान लो 1,2 है। अब आ जाओ आप a क्रॉस b पे। अब a क्रॉस b क्या बनेगा कि पहले a से स्टार्ट करेंगे ना, पहले a लिखो तो a से स्टार्ट करेंगे, तो 1,1, फिर 1,2, फिर 2,1, 2,2, ये क्रॉस b का मान आ गया। और अगर अपने यहीं पर b क्रॉस a का मान ज्ञात करें तो b से स्टार्ट करेंगे पहले, मतलब यहाँ से 1,1, फिर 1,2, फिर 2,1 और फिर 2,2। अब देखिए यहाँ पर तो क्या हुआ, a और b आपस में इनका जो गुणा है, मतलब a क्रॉस b b क्रॉस a के क्या हो गया, बराबर हो गया। ठीक है, तो जब तक आपको पूरी तरीके की नॉलेज ना हो, कि आपको जब तक मान ही नहीं पता, जब तक आपको मान नहीं पता, तब तक आप डायरेक्ट किसी एक निष्कर्ष पर नहीं निकलोगे, कि आप कोई एक निष्कर्ष डायरेक्ट नहीं निकाल सकते कि a क्रॉस b और b क्रॉस a बराबर नहीं होते। हालांकि ये सही है, लेकिन सदैव सत्य नहीं है। यहाँ लिख देना, यह है सदैव सत्य नहीं है। ठीक है, हाँ, अगर ऐसे बोल दे सेकंड में कि मान लो a खुद b के बराबर नहीं है, मान लो a b के बराबर नहीं है, a और b के मान अलग अलग हैं, अब ये हमेशा सत्य होगा कि a क्रॉस b बराबर नहीं होगा b क्रॉस a के, ये सदैव सत्य है। ठीक है, ये जो कथन है ये सदैव सत्य है। लेकिन सीधा वो कोई ये बोले कि a क्रॉस b और b क्रॉस a बराबर नहीं होते, तो सदैव सत्य नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि a और b खुद आपस में बराबर हो जाएं। अगर ये खुद आपस में बराबर हो गए ना, a और b, अगर a और b के मान खुद आपस में बराबर हो गए, तब a क्रॉस b और b क्रॉस a का मान क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, कि अपने इसको ऐसे कह सकते हैं कि अगर a बराबर है b के, ये सब चीज़ें आपको नोट करनी है, ध्यान देना कि अगर a बराबर है b के, अगर a बराबर है b के है, तो मैं कह सकता हूँ a क्रॉस b बराबर होगा b क्रॉस a के। इस चीज़ को भी आपको नोट करके चलना है। ये सदैव सत्य है, सदैव सत्य, ये भी सदैव सत्य है। ये सदैव सत्य नहीं है, क्योंकि अपने को a और b के बारे में जानकारी नहीं है। इसमें a और b के बारे में पता था, यहाँ भी पता है a और b के बारे में, इसलिए सदैव सत्य हो गया। यहाँ भी a और b के बारे में पता था कि a b के बराबर नहीं है, तो सदैव सत्य हो गया। यहाँ नहीं पता, मान दिया होता तो अलग बात थी, मान नहीं दे रखा तो अपन कह सकते हैं कि बराबर नहीं होगा। कुछ कंडीशन में बराबर होगा, कुछ में नहीं होगा, क्योंकि अपने को मान के बारे में पता नहीं है। अब इसके बाद में देखो, अपने को अगली बात जो इसमें नोट करनी है वो देखिए कौन सी है। अपने लिखेंगे अब a क्रॉस b में अवयवों की संख्या, कि अपने को पता है ये एक विशेष प्रकार का समुच्चय है। a क्रॉस b एक विशेष प्रकार का समुच्चय है। अब इसमें अवयव तो आएंगे ही आएंगे, आ ही रहे थे। अब वो अवयवों की संख्या, ठीक है, a क्रॉस b में अवयवों की संख्या
तो ये संख्या अपने कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसका सूत्र लिख लीजिए पहले तो कि n मतलब नंबर ऑफ ए क्रॉस बी, नंबर ऑफ ए क्रॉस बी कि ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या होगी n ए क्रॉस बी, ठीक है, नंबर ऑफ ए क्रॉस बी। तो ये बराबर होता है नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ बी, मतलब ए में कितने अवयव हैं और बी में कितने अवयव, उनका गुणा कर दीजिए ए क्रॉस बी के अंदर, आपको अवयव पता लग जाएंगे कि कितने अवयव हैं। एग्जाम्पल देखिए इसका क्या होगा, मान लो ए बराबर तो है 1 3 5, बी बराबर है 6 8। चलो ए क्रॉस बी क्या आएगा, ए क्रॉस बी कि ए का बी से काटते गुणा करना है, मतलब 1,6 1,8, फिर 3,6 3,8, फिर 5,6 5,8। ये तो आ गया ए और बी का गुणा। अब देखिए यहाँ से मैं बोलूँगा कि नंबर ऑफ ए, तो देखिए नंबर ऑफ ए में कितने अवयव हैं, 1 2 3, फिर नंबर ऑफ बी, ठीक है, नंबर ऑफ बी में कितने हैं, 2। अब यहाँ देख लो कितने हैं, n ऑफ ए क्रॉस बी, मतलब ए और बी का जो गुणा है वहाँ पर कितने अवयव हैं, तो ये पूरा एक ही अवयव है, 1 2 3 4 5 6, कितने 6। तो देखो इन दोनों का जो गुणा है वो इसके बराबर आ जाएगा। तो ये सूत्र है कि ए में अवयव इंटू बी में अवयव, उनका जो गुणा है वो गुणा बराबर हो जाएगा ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो अभी कुछ इसी के ऊपर आधारित अपने क्वेश्चन इसके हल करके देखते हैं। जो एक्सरसाइज के अंदर कुछ क्वेश्चन है, 1-2 क्वेश्चन इसके अपने और हल कर लेते हैं ताकि अपने को ये चीज़ें अच्छे से समझ में आ सकें। देखिए दूसरे क्वेश्चन में लिखा है कि ए समुच्चय में 3 अवयव हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इसने बोला ए में 3 अवयव हैं। ए क्या चीज़ है, कोई समुच्चय है, ठीक है, ए समुच्चय ए में 3 अवयव हैं, मतलब नंबर ऑफ ए, ठीक है। जैसे जैसे अपने को इन्फॉर्मेशन मिलती जाएगी वैसे वैसे अपने लिखते रहेंगे। ए में 3 अवयव हैं। अच्छा बी में इस बार ना सीधा समुच्चय दे दिया, बी के अंदर आपको समुच्चय बना के दे दिया 3, 4, 5। तो इससे मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं ये लिख सकता हूँ कि नंबर ऑफ बी, मतलब बी में कितने नंबर हैं, 1 2 3, ये लो 3। अब इसने पूछा कि ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या ज्ञात करो। पूछा क्या है, ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या, और ये सूत्र अभी हम लिख के ही आए हैं, ठीक है, ये अपने को ज्ञात करना है। तो अपने को पता है कि नंबर ऑफ ए क्रॉस बी कितना होता है, ये बराबर होता है नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ बी। तो नंबर ऑफ ए क्रॉस बी बराबर आ जाएगा 3 × 3 बराबर कितना, 9। अब अपने इसी तरीके से इसका थर्ड क्वेश्चन जो है, थर्ड क्वेश्चन में आपको जी और एच के मान दे रखे हैं, आपको जी और एच और फिर एच और जी का कार्तीय गुणा करना है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन के अंदर जी और एच के मान दे रखे हैं, मतलब समुच्चय दिया हुआ है। जी समुच्चय में अवयव हैं 7,8 जी, क्वेश्चन नंबर है थर्ड, जी में अवयव हैं 7,8 और एच के अंदर अवयव हैं 5,4,2। तो जी क्रॉस एच का मान क्या होगा, सिंपल सा क्वेश्चन है, कर ही सकते हो आप, करके देख लीजिए। जी और एच का गुणा, जी और एच का कार्तीय गुणा बताना है। तो पहले जी लिखा हुआ है तो जी के अवयव और फिर बाद में एच के अवयव आएंगे। तो देखिए जी और एच मतलब 7,5, फिर 7,4, 7,2, फिर 8,5, 8,4, 8,2। और इसी तरीके से एच क्रॉस अगर जी निकालना हो तो अवयवों को आपस में वैसे तो इंटरचेंज करना होता है, बाकी तो आप अगर चाहे तो इसके युग्म बना के देख सकते हैं कि पहले एच से स्टार्ट कर दो आप। इस बार एच पहले है ना, तो एच से स्टार्ट करना है, मतलब 5 से स्टार्ट करो पहले। तो 5 7 5 8, 5 7 5 8, फिर 4 7 4 8, फिर 2 7 2 8,
ऊपर वाला आंसर और नीचे वाला आंसर अलग अलग आएगा, ठीक है, इस चीज़ को आप मत भूलना। अब इसके बाद में अपने देखिए फोर्थ क्वेश्चन में आपको सत्य और असत्य के बारे में बताना है। आपको कथन दे रखे हैं और आपको उनको देखकर उनका निरीक्षण करके बताना है कि वो सत्य हैं या असत्य हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन को अपने किस तरीके से सॉल्व करेंगे। देखिए फोर्थ क्वेश्चन, इसका फर्स्ट पार्ट आपको कैपिटल P समुच्चय मतलब दे रखा है M, N, मतलब दो ही अवयव हैं इसमें, और Q में भी दो अवयव हैं, ठीक है, N, M बराबर ही हुए वैसे तो, ठीक है, वैसे ही बराबर हो गए। तो पूछा गया इसने P क्रॉस Q का मान पूछा है, हालांकि इसने कथन बना के दे रखा है कि M, N और N, M। ये अपने से पूछ रहा है कि ये यदि में आ गया, ठीक है, ये अगर यदि P और Q के मान ये हैं, यदि P का मान इतना और Q का मान इतना है, तो क्या P क्रॉस Q का मान इतना आएगा क्या? सत्य असत्य के बारे में बताना है कि ये सत्य है कि असत्य है। तो इसके सत्य और असत्य का पता देखिए दो तरीके से लग सकता है। या तो आप P और Q का गुणा कर लो, P और Q का कार्तीय गुणा कर लो तो आपको पता लग जाएगा। अगर आप गुणा नहीं करना चाहते तो देखिए यहाँ पर कितने अवयव हैं? 2। यहाँ पर भी कितने अवयव हैं? 2। तो जब अपने इनका गुणा करेंगे तो अवयव कितने आने चाहिए थे? 4 अवयव आने चाहिए थे ना, कि 2 अवयव इसके हैं, 2 इसके हैं, तो टोटल 4 अवयव बनने चाहिए थे। लेकिन यहाँ पे अवयव कितने हैं? 2 ही हैं। यहाँ फिर से 2 अवयव दे दिए, तो ऐसा तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये असत्य कथन है, ये कथन असत्य है। मैं P और Q का यहाँ पे गुणा करके बताता हूँ आपको कि P और Q का गुणा क्या होगा। तो पहले P वाले अवयव लिखने हैं, मतलब M से स्टार्ट करेंगे। तो M के साथ पहले इस N को लिखा, फिर इस M के साथ इस M को लिखा, ठीक है, ये M वाला पूरा हो गया। अब N के साथ लिखना है, N के साथ इस N को लिखेंगे, फिर N के साथ M को लिखेंगे, इस तरीके से। तो ये P क्रॉस Q का मान आएगा, जो इसने दिया हुआ वो गलत है, क्योंकि इसने ये वाले मान नहीं लिखे, ठीक है, ये 2 मान एक्स्ट्रा और आने थे, इसने वो लिखे नहीं हैं। तो ये जो कथन है वो क्या हुआ? असत्य हुआ। अब इसी तरीके से एक कथन और इसके अंदर दिया हुआ है। एक्चुअल के अंदर ये जो कथन है, ठीक है, जो सेकंड इसकी जो स्टेटमेंट है वो A और B का जो कार्तीय गुणा था उसकी परिभाषा ही है। देखिए इसकी परिभाषा हमने एक शाब्दिक रूप में तो लिख ली थी, उसको गणितीय रूप नहीं दिया। कार्तीय गुणा की जो परिभाषा है देखिए वो किस तरीके से, उसका गणितीय रूप देखिए क्या होगा कि मान लो मेरे पास A और B, ठीक है, ये कोई 2 मेरे पास क्या है? समुच्चय हैं। A और B कोई मेरे पास 2 समुच्चय हैं। अगर मैं A और B का गुणा करना चाहता हूँ तो वो गुणा जो है, ठीक है, वो एक समुच्चय के रूप में लिखा जाता है, इतना अपने को पता है। और यहाँ पर आते क्या? क्रमित युग्म आते हैं। क्या आते हैं? क्रमित युग्म आते हैं। अब मुझे A और B के हिसाब से क्रमित युग्म यहाँ पे बताने हैं, तो मैं क्या करूँगा? कोई एक क्रमित युग्म लिख लूँगा कि मान लो मैंने लिख लिया A, B, ठीक है, ये मैंने कोई क्रमित युग्म लिख लिया। अब ये क्रमित युग्म यहाँ पर आएगा कि नहीं आएगा, इसकी शर्त क्या होती है? तो इसकी शर्त ये होती है कि ये जो पहला अवयव है, ठीक है, पहला अवयव फॉर ऑल, प्रत्येक, ठीक है, जो भी फॉर ऑल A जो पहला अवयव है वो तो बिलोंग करेगा किसमें? कैपिटल A में। ये मतलब ये वाला अवयव जो है ना वो इस समुच्चय को होना चाहिए, तभी यहाँ पे लिखा जाएगा। और ये जो अवयव B ये इस समुच्चय को होना चाहिए, कोमा लगा के लिख देंगे, ठीक है, कि जो B का मान है ये बिलोंग करना चाहिए कैपिटल B के अंदर। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखेंगे। ये A क्रॉस B मतलब A और B का जो कार्तीय गुणा होता है उसकी गणितीय परिभाषा है, ठीक है, ये गणितीय परिभाषा। कि मान लो मुझे किसी ने ये बोल दिया कि x, y बिलोंग करता है P क्रॉस Q में। समझे इस चीज़ को? किसी ने मुझे ये बोल दिया कि x, y कोई एक क्रमित युग्म है, वो कार्तीय गुणा में है। अब आपको सोचना है कि ये जो क्रमित युग्म है ये बिलोंग मतलब सदस्य अवयव ये इस समुच्चय का सदस्य कब बनेगा, ठीक है, कि ये जो क्रमित युग्म है ये क्रमित युग्म है, ये कार्तीय गुणा है, ठीक है, कार्तीय गुणा के अंदर क्रमित युग्म लिखे जाते हैं। तो ये क्रमित युग्म यहाँ इसमें कब लिखा जाएगा? तो यहाँ तभी लिखा जाएगा जब पहला अवयव जो x है ये तो हो
P के अंदर, और जो दूसरा वे Y है वो किस में हो, Q के अंदर। तो आपको ये सारी की सारी बातें अच्छे से समझनी है। जैसे कि निर्देशांक ज्यामिति के अंदर जब निर्देशांक लिखते थे अपने बिंदुओं के, तो उसमें क्या होता था, जो पहला निर्देशांक होता था वो x वाला होता था और दूसरा किसका होता था, y वाला होता था ना। तो वही चीज़ यहाँ पर है कि अपने जैसे वहाँ पर x को मेन मानते थे, कि x को प्रथम मानते थे और y को द्वितीय मानते थे, तो पहला वेव x का ले लेते थे और दूसरा वेव y का ले लेते थे। तो वही चीज़ यहाँ पर है। यहाँ पर आपको पहले तो दे देंगे कि a क्रॉस b ज्ञात करना है या b क्रॉस a ज्ञात करना है। तो जो पहले होगा ना, तो वहाँ भी पहला वेव जो है वो इसी का होगा। कि मान लो किसी ने ये बोला कि L, M बिलोंग करता है B क्रॉस A में। अब इसका क्या मतलब है, सोचो इसका क्या मतलब होगा कि L, M बिलोंग कर रहा है B क्रॉस A में। तो इसका मतलब ये होगा कि L जो है, ठीक है, L तो है B में और M जो है ये बिलोंग करता है A में। तो ये कंसेप्ट है इसका A क्रॉस B का। क्वेश्चन हो जाएंगे, क्वेश्चन के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ समझना इस चीज़ को है कि कोई क्रमित युग्म सदस्य कब बनेगा कार्तीय गुणा के अंदर। कार्तीय गुणा का कि मान लो इधर तो क्रमित युग्म है, ठीक है, एक तरफ क्रमित युग्म है और इसको सदस्य बनना है कार्तीय गुणा के अंदर जाना है इसको, ठीक है, ये कार्तीय गुणा का सदस्य बनना चाहता है। तो शर्त यही है कि क्रमित युग्म के अंदर जो पहले नंबर पे होगा, जो पहले नंबर पर होगा, ठीक है, वो कार्तीय गुणा जैसे अपने कर रहे हैं A क्रॉस B, तो ये पहला अवयव तो यहाँ जाना चाहिए और जो दूसरे नंबर पर होगा वो दूसरे वाले के अंदर होना चाहिए। पहला अवयव पहले समुच्चय में होना चाहिए और दूसरा अवयव जो है वो कहाँ होना चाहिए, दूसरे समुच्चय में होना चाहिए, ठीक है। क्रमित युग्म सदस्य बनना चाहता है कार्तीय गुणा का, तो कब बन पाएगा, पहला अवयव पहले समुच्चय में जाए और दूसरा जाए कहाँ पे, दूसरे समुच्चय में जाए, ठीक है। तो ये चीज़ें। अब अपने कुछ और इसके क्वेश्चन, तो सेकंड स्टेटमेंट तो इसका ट्रू हो गया क्योंकि वो इसकी डेफिनेशन ही है, वहाँ किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब अपने बात कर लेते हैं इसके थर्ड पार्ट की, फोर्थ क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। देखिए A बराबर दे रखा है फोर्थ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, और इसका पार्ट है थर्ड। A बराबर तो है 1,2, B बराबर 3,4। इसने बोला तो A क्रॉस ब्रैकेट के अंदर है B इंटरसेक्शन खाली समुच्चय, और ये होना चाहिए खाली। ये पूछ रहा है ये अपने से, ये सही है कि गलत है। तो मैंने आपको एक नियम बीच में बता ही दिया था, क्या बताया था कि जैसे A और B है, मान लो A और B का गुणा खाली कब होगा, A और B का गुणा खाली कब होगा, जब या तो A या B दोनों में से कोई एक खाली हो जाए। अगर A और B में से कोई एक खाली हो गया तो A और B का गुणा भी खाली हो जाएगा। अब देखो पहले तो यहाँ जाओ, B में और रिक्त समुच्चय में कॉमन क्या होगा, ये इंटरसेक्शन है, ये इंटरसेक्शन है कि अगर रिक्त समुच्चय का इंटरसेक्शन निकालते हैं किसी भी समुच्चय के साथ, हम जानते हैं, ये हम पहले चैप्टर के अंदर पढ़ कर रहे हैं कि रिक्त समुच्चय के साथ किसी भी समुच्चय का अगर इंटरसेक्शन निकालोगे तो वो इंटरसेक्शन रिक्त आता है। लो अब इसमें कोई डाउट ही नहीं है। अब A का कार्तीय गुणा करना है खाली के साथ, खाली आ जाएगा, क्योंकि देखो A और B में से कोई एक भी अगर खाली हो गया तो उनका गुणा भी खाली हो जाता है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि A और B में से कोई एक भी अगर खाली हो गया, कि यहाँ तो A या B दोनों में से कोई एक भी अगर खाली है तो A और B का गुणा भी खाली हो जाएगा। तो देखो A का गुणा खाली वाले के साथ ही करना है, तो इसका मतलब ये रिक्त रह जाएगा। तो इसका मतलब ये कथन ना सही है। अच्छा, और इसमें कौन कौन से क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। पांचवें क्वेश्चन में देखिए A क्रॉस A 3 बार इनका गुणा करना है, करते हैं इसको भी। पहले मैं 2-2 वाले आपको क्वेश्चन सॉल्व करवा दूँ। देखिए छठे क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन नंबर 6, A क्रॉस B आपको पहले से दे रखा है, A क्रॉस B, और क्या दिया हुआ है, A, X, A, Y, B, X, B, Y, ठीक है। ये है A क्रॉस B का मान। इसने पूछा है कि A कितना है और B कितना है, A और B के मान निकालने हैं आपको। तो कार्तीय गुणा दे रखा है, कार्तीय गुणा को देख के एक ही चीज़ आपके दिमाग में आनी चाहिए कि अपने को पता है कार्तीय गुणा जो होता है उसमें क्रमित युग्म लिखे जाते हैं। कार्तीय गुणा उसमें
क्रमित युग्म लिखे जाते हैं। क्रमित युग्म की विशेषता, पहला अवयव पहले समुच्चय में से, दूसरा अवयव दूसरे समुच्चय में से। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब जैसे ये क्रमित युग्म है, बिल्कुल है क्रमित युग्म, तो इस क्रमित युग्म का जो पहला अवयव है वो पहले समुच्चय में जाएगा, दूसरा अवयव दूसरे में चला जाएगा। मतलब ये हुआ कहने का कि ए में एक तो चला गया स्मॉल ए, ठीक है। अच्छा, ये ए फिर ए में चला जाएगा। अब बी भी देखो, बी पहले लिखा हुआ, इस क्रमित युग्म का जो बी है वो भी ए में जाएगा क्योंकि पहला अवयव है, ठीक है। तो पहला अवयव पहले समुच्चय में, दूसरा अवयव दूसरे समुच्चय में जाएगा। तो ए में तो आ गया ए कोमा बी। अच्छा, बी में क्या आएगा, बी में एक तो आएगा एक्स, दूसरा अवयव दूसरे समुच्चय में, तो एक्स और वाई ये दूसरे नंबर पे हैं तो ये दूसरे समुच्चय में चले जाएंगे, तो एक्स कोमा वाई। ये छठे क्वेश्चन का आंसर है कि आपका अगर कंसेप्ट क्लियर है कि ए क्रॉस बी अगर अपने को ये पूछ रहा है तो पहला अवयव ए का, दूसरा अवयव बी का, सिर्फ इतनी ही बात ध्यान में रखनी है हर एक क्वेश्चन के अंदर। सातवें क्वेश्चन में ए बी सी के मान दे रखे हैं, सत्यापन वगैरह करके बताना है। और इसके अलावा ठीक है, करते हैं इस क्वेश्चन को सोल्व कर ही लेते हैं। तो पहले मैं आपको वो पांचवा जो है वो 3 अवयव वाला वो करवाई देता हूँ बीच में। हालांकि उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर 3 समुच्चय दे रखे हैं, कंडीशन वही है कि आपको सबको साथ में लेके चलना है। देखिए ए बराबर तो है -1, 1, पांचवा क्वेश्चन पूछ रहा है क्या, ए क्रॉस ए। लीजिए ए क्रॉस ए का मान ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात करोगे वो देख लीजिए। 3 बार गुणा करना है इनका, मतलब ए का ए से गुणा, फिर उसका ए से गुणा, कार्तीय गुणा लिखना है, ठीक है। आप चाहो तो पहले इस 2 को हल कर सकते हो कि मान लो ए बराबर, जैसे ये दिया हुआ है -1, दूसरा ए भी यही होगा -1, तो पहले इन दोनों का गुणा कर लो, ए का ए से। तो ए का ए से जो कार्तीय गुणा है, ठीक है, तो ए का ए से जो कार्तीय गुणा है वो क्या आएगा, तो पहले ए में 2 अवयव हैं, दूसरे वाले ए में 2 ही अवयव हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि टोटल जो अवयव हैं वो कितने बनेंगे, 4 अवयव बनेंगे। तो इन 4 अवयवों को हम आसानी से यहाँ पर लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, इसको अपने आसानी से लिख सकते हैं। देखिए कि ए क्रॉस ए लिखना है, -1 से स्टार्ट किया तो -1, -1, ठीक है, फिर -1, +1, फिर अभी से 1 से स्टार्ट करना है तो 1, -1 और फिर 1, 1, मतलब ए और ए का मैंने गुणा कर लिया, हो गया। अब देख लो, अब इस ए का और इस ए क्रॉस ए का गुणा करना है, तो यहाँ लिखेंगे ए क्रॉस ए। इससे स्टार्ट किया तो इसको इन चारों के साथ लिखना है, लिखो चारों के साथ। तो देखिए इसको लिखना है -1 को, मतलब सबके साथ -1 लगा दो, इसके साथ भी -1 लगा दो, आगे लगाना है साथ में, ठीक है। ये ए अपने इसको ले रहे हैं तो फ्रंट में लगाएंगे अपने कि -1, -1। देखो अब ये त्रिक बन रहा है, ये क्रमित त्रिक है, इसको क्या बोलेंगे, त्रिक। पहले युग्म था, 2 के लिए युग्म था, अब त्रिक बोलेंगे। हाँ, अब -1 को लिखेंगे इस बीच वाले के साथ, फिर -1, 1, फिर -1, 1, ठीक है। -1 को लिख दिया मैंने चारों के साथ। अब इस +1 को चारों के साथ लिखना है तो क्या आएगा, +1, -1, -1, +1, -1, +1, +1, ये लो। तो इस तरीके से ए क्रॉस ए का मान निकल जाएगा। अच्छा, अब देखो ये एक अवयव हो गया, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, मतलब यहाँ पर कुल अवयव कितने आए, कुल अवयव आ गए यहाँ पर 8, मतलब 2 अवयव इसके, 2 अवयव इसके, 2 अवयव इसके, तो 2 गुना 2 कुल अवयव बराबर कितने, 8। तो इसी तरीके से गुणा करके अवयवों की संख्या भी निकाली जा सकती है। अब अपने बात करते हैं इसके बाद में कुछ और इसके क्वेश्चंस की, जैसे कि 7वां क्वेश्चन मैं आपको बोल रहा हूँ। 7वें में आपको ए, बी और सी के मान दे रखे हैं और आपको कुछ नियम सत्यापित करके बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 7, देखो ए बराबर तो है 1, 2,
बी बराबर है 1,2,3,4 और सी बराबर है 5,6। एक डी और दिया हुआ है, डी बराबर है 5, 6, 7, 8। तो नंबर 1, ठीक है। सत्यापित करके बताना है, 2 पॉइंट है। सत्यापित क्या करना है, ये कह रहा है कि ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी जो है ना, ये बराबर होना चाहिए ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी के। बायां पक्ष और दायां पक्ष आपको क्या करने हैं, बराबर करने हैं। देखिए ये बायां पक्ष है और ये क्या है, दायां पक्ष है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा बायां पक्ष, ठीक है, LHS। तो LHS क्या है, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, ये LHS है। अब LHS का मान निकालने के लिए ना मुझे पहले इस ब्रैकेट वाले को हल करना पड़ेगा, मतलब बी इंटरसेक्शन सी को हल करना पड़ेगा। तो बी और सी में इंटरसेक्शन निकाल लीजिए। तो बी और सी में कुछ कॉमन दिख रहा है क्या आपको? देखो बी इंटरसेक्शन सी जो है ना वो खाली है, कुछ है ही नहीं कॉमन उसमें, बी और सी में कुछ कॉमन ही नहीं है। अच्छा, अगर बी और सी में कुछ कॉमन नहीं है तो मुझे ये बताओ, अगर मैं ये वाला जो मान है इसका मान ये खाली आ गया ना, ये अगर मैं यहाँ लिख दूँ तो ये बन जाएगा ए इंटू में ये रिक्त समुच्चय, और ए का रिक्त समुच्चय के साथ कार्तीय गुणा जो होता है वो रिक्त ही रहता है, खाली आ गया। ठीक है, इसका जो मान है वो आ गया रिक्त। अब ए क्रॉस बी, ठीक है। अब आ जाओ RHS पे, RHS। तो RHS के अंदर अपने को सबसे पहले निकालना है ए क्रॉस बी का मान। पहले ए क्रॉस बी का मान निकलेगा, फिर ए क्रॉस सी का मान निकलेगा, फिर दोनों में अपने कॉमन निकालेंगे। तो ए और बी का गुणा करो, ए और बी का गुणा। तो पहले ए से स्टार्ट करना है, इस एक से स्टार्ट करेंगे। तो 1 1 1 2 1 3 1 4। अब 2 से स्टार्ट करो, 2 1 2 2 2 3 2 4। आ रही बात समझ में ये कि पहले इसके अवयवों को इन सब के साथ लिखना है, जोड़ा बनाना है क्रमिक युग्म वाला, फिर इस 2 को इन सब के साथ लिखना है, वो मैंने लिख दिया। अब ए क्रॉस सी, ए क्रॉस सी। अब ए और सी, मतलब इस एक को पहले लिखो सी के साथ, मतलब 1 5 1 6। अब इस 2 को लिखो सी के साथ, 2 5 2 6। अब मुझे ये बताओ ऊपर वाले में और नीचे वाले में कुछ कॉमन आ रहा है क्या? इसने इंटरसेक्शन की बात की है, मतलब दोनों में कॉमन ढूंढना है कि ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। बताओ कुछ कॉमन है क्या? ये अवयव नीचे है कहीं? नहीं है, कोई भी नहीं है। 1,2 भी नीचे नहीं है, 1,3, कोई भी अवयव जो ऊपर है वो नीचे नहीं, जो नीचे वो ऊपर नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा ना, इसका मतलब खाली रह जाएगा। अच्छा, जैसे ये खाली रह गया, ये भी खाली है, वो भी खाली, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। LHS RHS की इक्वल हो जाएगी। तो अपने कह सकते हैं राइट हैंड साइड RHS के इक्वल होने के कारण सत्यापन हो चुका है। ठीक है, ये सत्यापन हो गया नियम जो भी दिया हुआ था। और इसी तरीके से इसका जो सेकंड है, सेकंड के अंदर इसने बोला है कि ए क्रॉस सी बी क्रॉस डी का उपसमुच्चय है। ए क्रॉस सी, हमें ए क्रॉस सी का मान ज्ञात करना है। तो ए क्रॉस सी का मान मैंने वैसे ज्ञात कर रखा है। ठीक है, सेकंड जो है सेकंड में पूछा है ए क्रॉस सी बी क्रॉस डी का उपसमुच्चय। देखिए समुच्चय के कंसेप्ट यहाँ पर यूज होने वाले हैं। हमें ये बताना है कि इस समुच्चय में जितने भी अवयव हैं, इस समुच्चय में जितने भी अवयव हैं वो सारे के सारे यहाँ हैं कि नहीं हैं, होने चाहिए यहाँ पर। ठीक है, सत्यापन करना है तो होने चाहिए। चलो, ए क्रॉस सी का मान मैंने निकाल लिया। ठीक है, ये हमने पहले ही ज्ञात कर रखा है। बी और डी का गुणा जो है वो क्या होगा? बी क्रॉस डी क्या होगा? पहले बी से स्टार्ट करेंगे, बी से डी तक चलना है, तो ये काफ़ी लंबा काम है। 1 5 1 6 1 7 1 8। अब 2 5 2 6 2 7 2 8। 3 से स्टार्ट करो, 3 5 3 6 3 7 3 8। ये बात समझ आ रही है ना कि पहले मैंने इस एक को इन चारों के साथ लिखा है, ये रहा 1 5 1 6 1 7 1 8। फिर 2 को लिखा इन चारों के साथ, फिर इस 3 को लिख दिया इन चारों के साथ। अब 4 की बारी है, 4 को लिखेंगे चारों के साथ, 4, 5 4, 6 4, 7 4, 8। ये लो। अब मेरे को ये बताओ
इस ए क्रॉस सी में जो अवयव है, ठीक है, 4 अवयव है ना, ठीक है, ये 4 अवयव 1 2 3 4, क्या ये चारों के चारों अवयव ऊपर हैं क्या? देखो 1,5 ये रहा, 1,6 ये रहा, 2,5 और 2,6, स्पष्ट है, सभी के सभी अवयव हैं। ठीक है कि यहाँ लिखेंगे कि 1,5 बिलोंग करता है ए क्रॉस सी में और साथ में 1,5 बिलोंग करता है बी क्रॉस डी में, कि 1,5 ये जो अवयव है वो इसमें तो है ही, बी क्रॉस डी में, सबके लिए लिखना है ऐसे। ठीक है कि ए क्रॉस सी के अंदर जितने भी अवयव हैं वो सारे के सारे बी क्रॉस डी में हैं, तो इसका मतलब ए क्रॉस सी बी क्रॉस डी का क्या है, उपसमुच्चय है। ठीक है, वो आप यहाँ पर लिख लेना कि जैसे 1,6 बिलोंग करता है ए क्रॉस सी में और साथ में 1,6 बिलोंग करता है बी क्रॉस डी में भी। ऐसी बाकी दो के लिए लिख लेंगे अपने कि 2,5 बिलोंग करता है ए क्रॉस सी में, साथ में 2,5 बिलोंग करता है बी क्रॉस डी में, और 2,6 बिलोंग करता है ए क्रॉस सी में, तो 2,6 बिलोंग करता है बी क्रॉस डी में। इसका मतलब ए क्रॉस सी जो है वो बी क्रॉस डी का क्या है, उपसमुच्चय है। 8वें क्वेश्चन में ए बी दे रखा है, ए और बी का कार्तीय गुणा करके बताना है। फिर साथ में इसने ये और पूछा है कि ए क्रॉस बी के कितने उपसमुच्चय बनेंगे। आपको ए क्रॉस बी के उपसमुच्चय और बनाने हैं आपको। तो देखिए इस क्वेश्चन को अपने किस तरीके से सोल्व करेंगे अभी। क्वेश्चन नंबर 8, देखो a बराबर तो है 1,2, b बराबर है 3,4। पहले तो a क्रॉस b लिख लो, तो a का b से गुणा, पहले a से स्टार्ट करना है, b तक चलना है। ठीक है, a वाले पहले b वाले बाद में, मतलब पहले 1 से स्टार्ट किया, 1 3 1 4, अब 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 3 2 4। ठीक है, ये 4 अवयव बन गए। अब इनके लिखने हैं आपको उपसमुच्चय। ए क्रॉस बी के उपसमुच्चय। अब ए क्रॉस बी के जो जो उपसमुच्चय होते हैं वो सारे के सारे लिखने हैं अपने को। ठीक है, ए क्रॉस बी में 4 अवयव हैं, 2 की पावर 4 16, तो 16 उपसमुच्चय अपने को लिखने हैं। यहाँ पर कितने लिखने हैं, 16। हालांकि काफ़ी बड़ा काम हो जाएगा क्योंकि इनको थोड़ा वैसे छोटा कर देते हैं। देखो 1,3 है ना, इसको तुम मान लो ए। ठीक है, समझने के लिए सिर्फ ए मान लिया, क्योंकि ये इनको बार बार लिखेंगे ना तो काफ़ी बड़ा काम हो जाएगा ये। इसको मैंने मान लिया बी, इसको मैंने मान लिया सी और इसको मैंने मान लिया डी। तो मुझे ए क्रॉस बी के उपसमुच्चय लिखने हैं। तो ए क्रॉस बी का पहला उपसमुच्चय तो हो गया रिक्त, ये पहला उपसमुच्चय हो गया। दूसरा उपसमुच्चय ये खुद हो गया। दो तो ये होते ही हैं अनुचित, अगर आपको याद हो तो प्रत्येक समुच्चय के 2 अनुचित उपसमुच्चय तो होते ही हैं, एक तो रिक्त समुच्चय और एक वो स्वयं खुद, ये 2 तो आएगी। अब इनसे छोटे, अब छोटे कौन कौन से बनेंगे वो देखिए। तो पहले सिंगल सिंगल से बन जाएगा, जैसे ए, फिर बी, ठीक है, फिर सी, फिर डी। ये सिंगल सिंगल अवयव से बन गया। अब 2 से बनाएंगे, 2 से क्या बनेगा, ए कोमा बी, ए कोमा सी, ए कोमा डी। ये 2 से बन गया, ए बी, ए सी, ए डी। अब बी से स्टार्ट करेंगे 2 से, यहाँ लिख लेते हैं बी सी, बी डी। ठीक है, फिर एक बन जाएगा सी कोमा डी। मतलब आपको जैसे ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, इसमें ये 4 अवयव मिल गए, ए बी सी डी। ठीक है, इनके उपसमुच्चय लिखने हैं, तो इनसे छोटे समुच्चय, ठीक है, इनसे छोटे, तो इनसे छोटे जैसे सिंगल सिंगल, फिर डबल डबल के हो गए। अब ट्रिपल ट्रिपल अवयव को लेकर बनाएंगे अपने। 16 पूरे करने हैं, ध्यान देना, 16 पूरे करने। वैसे गिन लो, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मतलब 4 और बनाने हैं। ठीक है, वो 4 देखो कौन कौन से बनेंगे। तो ए बी सी, एक तो ये बन गया, फिर ए सी डी। ठीक है, ये बन गया, एक बन गया मान लो ए बी डी। ठीक है, और एक बन गया बी सी डी।
ये लो, ये 4 पूरे हो गए, तो टोटल कितने हो गए, ये 16। ये 16 उपसमुच्चय हो गए ए क्रॉस बी के। और ये जो ए बी सी डी है, ये है क्या चीज़ कि जहाँ जैसे मान लो ये सी लिखा है ना, तो सी का मतलब 2,3 है। जैसे ए लिखा है ना, तो ए का मतलब 1,3। इस चीज़ का भी ध्यान रखना आपको। तो ये सिर्फ ऐसे इसलिए बताया ताकि आपको ये कॉम्प्लिकेटेड ना लगे, स्मॉल छोटे रूप में ये काम आपका चल जाए, इतने में ही हो जाएगा। आप बता देना कि ए बी सी डी के मान क्या हैं। और फिर अपने इसके बाद में 9वां क्वेश्चन भी सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। देखिए इस क्वेश्चन को किस तरीके से सोल्व करना है। नौवां क्वेश्चन देखो, नंबर ऑफ ए दे रखा है 3, मतलब ए समुच्चय में 3 अवयव हैं। नंबर ऑफ बी दिया हुआ है 2, बी समुच्चय में 2 अवयव हैं। और ए क्रॉस बी में x, 1 y, 2 z, 1 हैं। बताओ मुझे अब। देखो a क्रॉस b के अंदर ये 3 अवयव दे रखे हैं। क्या बता सकते हैं कि a का मान क्या होगा और b का मान क्या होगा। a में 3 अवयव हैं, b में 2 अवयव हैं। देखो a क्रॉस b का मतलब क्या हुआ, a क्रॉस b का मतलब ये हुआ कि a क्रॉस b का जो भी रिजल्ट आएगा, उस रिजल्ट में जो क्रमित युग्म आएंगे, उन क्रमित युग्मों के अंदर जो पहला अवयव है वो a का और दूसरा अवयव है b का। मतलब ये जो पहला अवयव है x, ये a में लिखा जाएगा। ये जो पहला अवयव y, ये भी a में लिखा जाएगा। और इधर से जो पहला अवयव z, ये भी किसमें लिखा जाएगा, a में। तो ये तो a का मान हो गया, x, y, z। अब बचता है b का मान। तो b दूसरे नंबर पे है ना, तो इधर से दूसरे अवयव b के हैं, मतलब ये एक जो है ना ये b के अंदर आएगा। ये जो 2 है ये भी किसमें आएगा, b में। वो एक आ ही चुका है, वापस रिपीट तो करना ही नहीं है। तो ये a और b के मान हो गए। अगर अब आप चाहो a और b का गुणा करना, तो a और b का गुणा भी कर सकते हो, ठीक है। बाकी इसने a और b का मान ज्ञात करने के लिए बोला था। इसी तरीके से आपका लास्ट 10वां क्वेश्चन है। देखिए 10वां क्वेश्चन जो है, इसमें बोला है कि a क्रॉस a में 9 अवयव हैं। a क्रॉस a में कितने अवयव हैं, 9 अवयव। सुनिए मेरी बात को कि n इंटू a क्रॉस a बराबर दिया हुआ है 9। n इंटू a क्रॉस a बराबर 9 दे रखा है। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि n ऑफ a फिर n ऑफ a बराबर 9। मतलब इस n को अंदर ले गए, वो जो सूत्र आपको बताया था कि a क्रॉस b के अंदर अवयवों की संख्या जो है वो a में अवयवों की संख्या इंटू b में अवयवों की संख्या दोनों के गुणनफल के बराबर होती है। तो यहाँ पर वही अपने नियम लगा दिया कि इसको n को अलग अलग कर लिया। अच्छा, इसका मान और इसका मान तो एक जैसे ही आएगा, तो मैं कह सकता हूँ वो वर्ग करके वगैरह रूट वगैरह करके 3, मतलब नंबर ऑफ a जो है वो 3 आ गया। यहाँ पर 3, तो यहाँ पर भी 3 ही आएगा। 3 इंटू 3 बराबर कितना हो जाएगा, 9। कि a में अवयवों की संख्या जो है वो कितनी है, 3 है। कि अगर मैं इसको x मानता हूँ तो ये भी x बन जाएगा। तो x गुणा में x स्क्वायर, तो x स्क्वायर 9 के बराबर है, तो x का मान 3 के बराबर आ जाएगा, 9 का वर्गमूल। तो a में अवयव कितने हैं, 3। अब देखो इसने ना a क्रॉस a में कुछ अवयव दे रखे हैं, a क्रॉस a में कुछ अवयव। तो a क्रॉस a में जो कुछ अवयव हैं वो कौन से हैं, मैं वो लिख रहा हूँ। एक तो है -1,0 और एक है 0,1। चलो अब तो कोई दिक्कत ही नहीं रही। देखो a क्रॉस a का मतलब ये हुआ कि पहला अवयव भी a का, दूसरा अवयव भी a का। जैसे इस क्वेश्चन में तो क्या था, a क्रॉस b था, तो पहला a का था, दूसरा b का था, क्योंकि यहाँ पे a क्रॉस b है। अब a क्रॉस a ना, तो पहला भी a का और दूसरा भी a का ही होगा। मतलब ये अवयव, ठीक है, ये वाला अवयव ये भी a में आएगा, ये दूसरा भी a में आएगा, ये भी a में आएगा। तो a का आंसर आ गया -1,0,1। ठीक है, कि वापिस समझ लो कि a क्रॉस a में इसने बोला था कि अवयव, तो a क्रॉस a में इसने 3 अवयव बताए अपने को। a क्रॉस a में 2 अवयव, -1,0 और 0,1। अब a में मुझे पता है कि 3 ही अवयव आने हैं, वो 3 अवयव मुझे ढूंढने थे कि कौन कौन से आएंगे। तो मुझे पता है कि a क्रॉस a का मतलब ये होता है कि पहला अवयव भी a का है और दूसरा अवयव भी a का है। मतलब ये भी a में लिखा जाएगा, ये भी a में लिखा जाएगा, ये भी a में लिखा जाएगा, ये भी a में लिखा जाएगा। तो अब वैसे तो यहाँ पे टोटल 4 हैं, लेकिन ये 0 0 सेम है दोनों में, तो उसको एक बार लिख दिया अपनों ने, तो ये a का मान आ जाएगा। तो ये आपकी पहला चैप्टर जो 2.1 ये कंप्लीट हो चुका है। अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपने बात करेंगे इस संबंध की, और उससे पहले आप इसके एग्जाम्पल वगैरह सोल्व करके जरूर देख लेना। फिर भी कोई दिक्कत है तो आप मुझे ज़रूर बताना। थैंक यू।